हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला। सभी बच्चों का यूपीएससी वाला के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास पर बच्चों हम बात करने वाले हैं पॉलिटी क्लास 11 में पॉलिटिकल थ्योरी आपका चल रहा है। काफी सारे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे अब तक हमने वह समझे, देखा कि आखिर उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या महत्व है इक्वलिटी का, क्या महत्व है समानता का, स्वतंत्रता का, फ्रीडम का, लिबर्टी का। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने अब तक समझे और आज इसी में हम बात करने वाले हैं राइट्स की, अधिकारों की। देखेंगे कि जब हम एक अधिकारों की बात करते हैं और स्पेशली जब हम इंडिया जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी उसकी बात करते हैं, तब अधिकारों की व्याख्या क्या होनी चाहिए और किस तरीके से जो अधिकार है उसकी हम कहें कि कॉन्टिन्यूअसली उसका जो एरिया है वह एक वाइड होता जा रहा है, उसका एक्सपेंशन होता जा रहा है, वो क्या थ्योरी है उसको भी हम समझेंगे। सो आज का हमारा है चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम बात करेंगे राइट्स की यानी अधिकारों की। अभी तक हमने बात की पॉलिटिकल थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका इंट्रोडक्शन देखा, फ्रीडम की हमने बात की, हमने इक्वालिटी की बात की, हमने सोशल जस्टिस की बात कर ली। ठीक है, देखा कि भाई सोशल जस्टिस जो है वह क्या क्या है, क्या होना चाहिए एक सोशल जस्टिस में और सोसाइटी में, और भी ऐसे कौन से मेजरमेंट है जिससे कि आप जस्टिस को देख सकते हो। और भी हमने काफी सारे जो कॉन्सेप्ट है रूसो के, वोल्टेयर के, कांट के, है ना, वो सारे, सुकरात के, प्लेटो के, कि आखिर है क्या सोशल जस्टिस, न्याय का मतलब क्या है, उस सभी कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ा। अब आज की क्लास में जब हम अधिकारों की बात करेंगे तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट तो नहीं पढ़ेंगे, हाँ, लेकिन ये जरूर जानेंगे कि अधिकार है क्या। हम पहले भी एक चैप्टर पढ़ चुके हैं अधिकारों का, अगर आप सभी को याद हो तो, और अगर आप सभी रिवीजन करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको याद रखना है कि अधिकारों में व्हाट आर राइट्स। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे कि अधिकार है क्या, व्हाट डू राइट्स कम्स फ्रॉम, आखिर अधिकार आते कहां से हैं। लीगल राइट्स एंड द स्टेट, राज्य सत्ता से अधिकारों को जोड़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और अधिकारों के साथ क्या हमारे पास दायित्व भी आते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया कि अधिकार और दायित्व जो है वह एक साथ है। अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से फुलफिल करते हैं तो आपको अधिकार मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने घरों में देखें तो जो बच्चा घर में ऐसा रहता है कि जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरीके से बेयर कर रहा है, तो आप देखोगे कि उसके अधिकार तुलनात्मक रूप से ज्यादा होंगे बजाय उस बच्चे के जो केवल अपनी सोचता है, उसकी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जो पर्सन है फैमिली में उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर इसलिए आप सभी को क्या, अच्छा ये क्लास जो है जब आप देखेंगे तब न्यू ईयर आपका हो चुका है ना। सो यहाँ पर न्यू ईयर की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पहली क्लास में ही अधिकारों की बात करते हैं। आई होप कि आप सभी ने काफी रेजोल्यूशंस जो है वह ले लिए होंगे कि अब हमें नए साल पे आखिर करना क्या है। सो आप सभी को काफी नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये क्लास में बता दूं कि 31 अगस्त को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। Who use the idea of a wheel of ignorance to argue then fair and just distribution। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कि नया साल के रेजोल्यूशंस में हमने ये तो देख लिया कि हमें काफी कुछ पढ़ना है, हमें ऑप्शनल कवर करना है, या फिर आपने जो भी अपनी अपनी तमाम स्ट्रैटेजीज बनाई हो, ठीक है वो सारी। बट बच्चों रिवीजन को आपको जरूर याद रखना है और ये क्वेश्चन जो है वह आपको पुरानी क्लासों का रिवीजन कराते रहेंगे, क्योंकि आप सभी की काफी डिमांड थी कि मैम एमसीक्यूज भी रखिए। हम मेंस के लिए काफी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो डाउट, है ना, कि मेंस के लिए जो क्वेश्चंस हैं वो आप सभी खूब लिख रहे हैं, कमेंट्स काफी आ रहे हैं, हम उसको चेक भी कर रहे हैं। और आप सभी की डिमांड है कि मैम जो पीटी वाले क्वेश्चंस है वह भी रखें, सो हमने इसको रखा है। Who use the idea of wheel of ignorance to argue the fair and just distribution। अगर हम एक न्याय जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जो न्यायपूर्ण बंटवारा होना चाहिए समाज में, उसके लिए व्हील ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का जो आवरण है उसकी थ्योरी किसके द्वारा की गई, जॉन रॉल्स, सोक्राट्स, कार्ल मार्क्स या फिर जेएस मिल। डेफिनेटली, है ना, जॉन रॉल्स के द्वारा ये जो थ्योरी है वह दी गई थी कि बीच में अज्ञानता का पर्दा जो है वह डाल लो, और इसमें क्या है कि आपको अब अधिकार जो है वह सभी में बराबर बराबर बांटने हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बजाय इसके कि आपको पता नहीं है कि आप गरीब घर में पैदा होंगे, आप अमीर घर में पैदा होंगे, आप फीमेल होंगे, आप मेल होंगे, आप डिसेबल पर्सन होंगे। तो आपको ये नहीं पता कि आपकी जो पोजीशन है वह एक समाज में क्या होने वाली है, और अब आप अधिकारों का बंटवारा करो, तब आप क्या करेंगे, सभी के लिए बराबर बराबर रखेंगे, क्या पता कौन सा हिस्सा हमें मिले। सो ये व्हील ऑफ इग्नोरेंस है और ये जस्टिफाई करता है एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को। ये पहला कदम था जॉन रॉल्स के अकॉर्डिंगली। सेकंड जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल, है ना, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स,
कि अगर हम समान की बात करें कि जो समान लोग हैं उनमें समानता की बात होनी चाहिए, है ना, उनके साथ समान जो व्यवहार है वह होना चाहिए। दो कॉन्सेप्ट, दो सेंटेंस दिए हुए, बताइए कि कौन सा जो है वह इससे संबंधित है। पीपल विथ ए स्पेशल नीड ऑफ डिसेबिलिटी आर ट्रीटेड अनइक्वल इन सम पर्टिकुलर रिस्पेक्ट्स। अगर हम विकलांग लोगों की बात करें तो क्या इन्हें कुछ स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वह दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट भी मैंने आपको, हमारी जो चर्चा हुई थी, जैसे कि आप गवर्नमेंट किस तरह की स्कीम्स भी सुनते हैं और जिसमें आप देखेंगे कि स्पेशल जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए आपने बैंक में जाने के लिए अलग से जो है वह रेलिंग लगा दी ताकि उसका जो व्हील चेयर वह आसानी से चला जाए, या फिर आपने मेट्रो में उसके लिए आगे की 2 सीट जो है वह रिजर्व कर दी। तो इस तरह के द प्रिंसिपल इंडिकेट रिवॉर्डिंग पीपल इन प्रोपोर्शन टू द स्केल एंड क्वालिटी ऑफ देयर एफर्ट्स। देखो बच्चों, अगर आप कोई अलग काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अलग है, क्वांटिटी अलग है, तो आपको एक अलग जो उसका बेनिफिट है वह मिलना चाहिए, लेकिन वो इससे कनेक्ट नहीं हो रहा। ये आपका प्रपोर्शन वाली बात करता है, ये आपका जो समानुपातिक जो लॉ हमने लास्ट बात की थी कि प्रिंसिपल ऑफ जो प्रोपोर्शन है उसकी बात करता है कि जो जिस अनुपात में काम कर रहा है, जिसकी जितनी रिस्क हो उसके अकॉर्डिंग ही पे करना चाहिए। हर एक कंडीशन में हम इक्वल ट्रीटमेंट सभी के लिए नहीं कर सकते। तो ये सेकंड प्रिंसिपल्स है। फर्स्ट प्रिंसिपल इसमें बिल्कुल सही है, सेकंड जो है वह इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स, है ना, अगर हम विशेष जरूरतों का ख्याल रखें, इसके बारे में कौन सा कॉन्सेप्ट इससे मैच करता है। दिस इंडिकेट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग पीपल इक्वली, ये कहता है कि सभी को जो है वह समान रूप से इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। ऑल इंडिविजुअल शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स एज ह्यूमन बीइंग, therefore they deserve to be treated equally and provided with equal rights। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कौन सा जो सेंटेंस है वो इस प्रिंसिपल से कनेक्ट हो रहे हैं, ये आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ एक आपसे, द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम समानता की बात करें, लास्ट हमने सोशल जस्टिस की बात की, इक्वलिटी की बात की, ये सारी बातें हमने वहां पर की बच्चों। अब हम देखो, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी को कहाँ इंक्लूड किया गया है, कौन कौन से प्रोविजन है। तो 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट आपसे कहता है एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ, मेल और मेल एवरीवन पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर सभी लोग जो है वह कानून के समक्ष समान है और सभी पर्सन्स जो है, ठीक है, उन्हें एक्सेस है पब्लिक प्लेसेस की, बिल्कुल सही बात है। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ, एंड दे आर फीमेल और मेल, कि वह महिला है, पुरुष है, इस आधार पर उनका जन्म का स्थान क्या है, उस आधार पर उनका धर्म क्या है, इस आधार पर उनका वंश या जाति क्या है, इस आधार पर आर्टिकल 15 याद आया कि जिसमें 5 जो बेसिस है वह दिए रहे कि एटलीस्ट आप इसके आधार पर तो जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 15। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंस जो है ये बिल्कुल सही है और अब यहाँ पर हम दोनों चीजें जो है इसको करेक्ट बताएंगे, है ना। क्यों? क्योंकि जब हम इक्वलिटी की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी की बात किसमें की गई है बच्चों? राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18 है ना, 42 to 18। और मैंने इसके पहले भी आप सभी को कई बार कहा कि आर्टिकल 1 से लेके 51A तक जहां पर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज आपको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। आई होप काफी सारे स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा। तो बच्चों आपको रिवीजन करते रहना है ना। और इस पूरे नव वर्ष में जो भी बच्चे प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं कि भाई 28 मई को होने वाला जो प्रीलिम्स है वह हमें देना है, तो आपके लिए बस कोशिश अभी से शुरू कर देनी है। मेंस का भाग धीरे धीरे कम करते हुए पीटी का जो भाग है वह शुरू करो। मॉक टेस्ट लगाओ जितने लगा सकते हो। जो नहीं समझ में आ रहा उस टॉपिक को फिर से पढ़ो, रिवाइज करो। मिनिमम अपने रिसोर्सेज रखो और एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना लो, इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर लो कि 28 मई को जो भी बच्चे प्रीलिम्स दे रहे हैं, इवन उनका जो प्रीलिम्स है वह एकदम से बढ़िया से क्रैक हो जाए। है ना, पीटी एक बहुत बड़ा हर्डल बनता जा रहा है बिकॉज ऑफ अब इसका जो डायमेंशंस, जो इसका नेचर हम देख रहे हैं वो थोड़ा सा टिपिकल होता जा रहा है। चलो अब हम बात करेंगे राइट्स की, अधिकारों की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर जो अधिकार है वह है क्या। ठीक है, व्हाट इज राइट? व्हाट इज राइट?
अधिकार जो है वह क्या है, ठीक है, क्या है ये अधिकार। सेकंड बात हम करेंगे इसमें, अधिकार की हमने बात कर ली कि आखिर है क्या। सेकंड हम इसमें जानेंगे बच्चों कि ये अधिकार जो है वह आते कहां से हैं, ठीक है। वेयर डू राइट्स कम, कम फ्रॉम। जो अधिकार हैं वह आखिर आते कहां से हैं, आप किन चीजों को अधिकार कहेंगे, आते कहां से हैं, ठीक है। तीसरी बात जो हम इसमें जानेंगे क्या है और कहां से आते हैं के बाद, कि अगर हम कानूनी अधिकार की और सत्ता की बात कर ले, लीगल राइट एंड द स्टेट, ऐसे कौन से अधिकार हैं जिसको हम लीगल राइट्स कह सकते हैं, लीगल राइट्स एंड स्टेट की बात करेंगे, है ना। राज सत्ता एंड अधिकार, राज सत्ता और अधिकार के बीच का जो संबंध है हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे। चौथा हम इसमें जानते हैं कि आखिर कितने प्रकार का हो सकता है, जब हम अधिकारों की बात करेंगे कितने तरह के अधिकार हो सकते हैं। और लास्ट हम देखेंगे कि जो अधिकार है वह हमारे साथ, हमारे लिए साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी लाते हैं। सो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, अधिकार और जिम्मेदारियां, अधिकार और जिम्मेदारियां, ठीक है। तो जैसे कि हमारे, अब देखो कभी मान लीजिए आपको इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर लिखने के लिए आता है तो आप गांधी जी का जो कोट मैंने आपको बताया आप उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद इसका सबसे अच्छा उदाहरण जानते हैं क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। क्योंकि संविधान जो है अधिकारों की बात तो करता है, अधिकारों की, आपको पता है कि अधिकारों का जो एक कॉन्सेप्ट है हमने रशिया से लिया, रूस के संविधान से लिया, सॉरी माफ कीजिएगा, डीपीएसपी, है ना। तो हम यहाँ पर कुछ कुछ बात करेंगे कि कुछ डीपीएसपी में ऐसे प्रोविजंस है जो हमने अलग अलग जगह के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाए हुए हैं। एंड इसके अलावा जब हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्यों की जो भावना है वह हमारी, कि आप कमेंट करके बताइए कि किस किस स्टेट से हमने ये जो कॉन्सेप्ट है वह लिया है। बेसिकली देखो, जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे, ये तीनों ही आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से काफी सारे जो क्वेश्चंस है बच्चों वह आते रहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अधिकारों की जो बात है वह हमने अमेरिका से लिया है, और जब हम कर्तव्यों की बात करेंगे ये हमने रूस से लिया है। वहीं डीपीएसपी की जो प्रेरणा है आप देखेंगे आयरलैंड से ली गई है। तो यहाँ पर ये दो तीन बातें हैं। तो जब कभी आपको इस सब्जेक्ट पर लिखना हो, इस टॉपिक पर लिखना हो, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन की इन तीनों बातें जो है वह कर सकते हैं। डीपीएसपी में जो है वह कुछ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें राज्यों को कुछ करने के लिए कहा गया, उसकी प्रकृति सकारात्मक है, ठीक है। और जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं कि इसमें नागरिकों को, जो सिटीजन्स है, उसको ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि राज्य से हमें बचाते हैं, अगर राज्य निरंकुश हो जाए तो उससे हमें बचाते हैं। और वहीं जब हम आर्टिकल 51A की बात करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ आपको ऐसे कर्तव्य भी दिए गए, लेकिन वो केवल नागरिकों के लिए, विदेशी नागरिकों के लिए नहीं, केवल भारतीय नागरिकों के लिए, कि हमें अपने राष्ट्रगान का आदर करना है, हमें अपने स्वतंत्रता से उपजे जो मूल्य है हमें उसका आदर करना है, ठीक है। हमें एक भाईचारा, एक जो बंधुत्व, जो फ्रेटर्निटी, हम उसको जो है वह बांधे रखना है। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, याद रखिएगा बच्चों। तो यहां पर देखो कि अधिकार और जिम्मेदारियों की जब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अधिकार है, ठीक है, इसमें क्या जिम्मेदारियां एक नागरिक की होंगी, क्या एक जिम्मेदारी जो है वह राज्य की होंगी, उन सभी की चर्चा हम करते हैं। तो ये 4-5 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर जो अधिकार की हम बात करेंगे वो है क्या, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट वैसे तो आप राइट्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। अधिकारों की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अधिकार क्या है बच्चे, और अधिकार के कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। देखो, लास्ट हमने बात की थी कि अधिकार मतलब कुछ दावे हैं। अधिकार का मतलब क्या है, कुछ दावे जो एक व्यक्ति का किसी अन्य व्यक्ति से या फिर सरकार से या हमारे समाज से होता है। तो दावे ऐसे जो क्लेम्स हैं, ठीक है, जो कि या तो आपका बाकी लोगों से होंगे, या तो फिर स्टेट से होंगे, या तो फिर आपके सोसाइटी से होंगे। तो उसके विरुद्ध कुछ ऐसे दावे होते हैं जो कि रीजनेबल होंगे। कैसे होंगे बच्चों, रीजनेबल होंगे।
ऐसे नहीं कि आप देखिए कुछ ऐसे, जैसे आपको पता है कि डॉक्टर्स के द्वारा बार बार ये बात जो है वह कही गई कि जो स्मोकिंग है, ठीक है, ये हमारी हेल्थ के लिए प्रॉब्लम करती है और साथ ही ये आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसे में आप ये नहीं कह सकते कि स्मोकिंग का राइट मेरा राइट है, आप ये नहीं कह सकते कि रात में 12 बजे जो है वह बूफर चलाने का या फिर साउंड बजाने का मेरा राइट है कि मैं पूरी जो आपका टाउन है, पूरा जो आपका आसपास के लोग हैं वो सब उठ जाएं। तो यहाँ पर इस तरीके के दावे आप नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि जो दावे है वह रीजनेबल होना चाहिए। अब एक बात तो हम लास्ट समझ गए थे, रीजनेबल होने के साथ साथ बच्चों ये जो दावे है ना, ये सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। ये सोसाइटी जो है वह रिकॉग्नाइज कर ले, इसको मान्यता दे दे, और ऐसे ही दावे हो सकते हैं। तो चूंकि जब हम बात करेंगे कि जो सोसाइटी है ये बदलती रहती है समय समय के साथ, इससे जो नोशन ऑफ हम राइट्स की बात करेंगे, अवधारणाओं की बात करेंगे एक समाज की, उसके चलते अधिकार भी बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका की ही हम बात कर लेते हैं, है ना, कि वहां पर जो है, अच्छा सऊदी अरब की बात करते हैं, साउथ अफ्रीका को छोड़ देते हैं। सऊदी अरब में आप देखेंगे कि जब हम वुमेन्स के लिए राइट्स की बात करेंगे, वोटिंग राइट्स की बात करेंगे, बहुत लंबे समय तक नहीं था। तो पहले ये चीज सही लगती थी, बाद में ये चीज सही नहीं लगती, आज के युग में ये चीज सही नहीं लगती। तो ऐसे में हम देखते हैं कि सोसाइटी जो है उन दावों को मान्यता दे दे। इसके अलावा देखो कि अगर सोसाइटी ने मान्यता दे दी, ठीक है, हमारे ऐसे क्लेम को सोसाइटी जो है वह मानती है, मान्यता देती है, रिकॉग्नाइज हो गया, लेकिन क्या केवल इतने से भर से काम चल जाएगा? इतने से काम नहीं चलेगा बच्चों। इसके अलावा ये जो लॉ, ये जो मान्यताएं हैं, ये जो दावे हैं ना, ये सैंक्शन्ड होने चाहिए हमारे लॉ से, ठीक है, जो कानून है ये भी इसको माने। देन उसके बाद यानी जो स्टेट है वह भी इन दावों को एक कानूनी रूप जो है वह दे दे, तभी जाके ये जो क्लेम है वह राइट कहलाते हैं, तभी जाके ये जो हमारे क्लेम है वह राइट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से लास्ट हमने बात की थी। अब देखो बच्चों कि ऐसे बेसिक क्लेम, और देखो बेसिकली इसका पर्पस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करेंगे, जब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि इस मॉडर्न एरा में अपने सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा राइट देना, ज्यादा से ज्यादा जो डेमोक्रेसी अपनाना, वो चीज, वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। और ऐसे में आप देखेंगे कि एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी आपको कई तरीके के पॉलिटिकल राइट देती है, जिसमें कि राइट टू वोट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे राइट टू वोट की बात कर ले। इसके अलावा हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जब बात करेंगे कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, राइट टू वोट हो गया। इसके अलावा हम राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले, राइट टू फॉर्म, ये भी आपका पॉलिटिकल हो गया, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अलावा हम कुछ सिविल राइट्स की बात करते हैं, नागरिकों के अधिकार की बात करते हैं, सिविल राइट्स की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, सिविल राइट्स की। इसके अलावा देखो राइट टू इंफॉर्मेशन की, और राइट टू इंफॉर्मेशन क्या दिखाता है कि अधिकारों की जो अवधारणा है वह चेंज हो रही है, और अब सूचना का अधिकार जो है ये भी शामिल है। पहले तो नहीं होता था, पहले नहीं, पहले स्वतंत्रता की बात की जाती थी, पहले समानता की बात की जाती थी, लेकिन जब सूचना की बात भी हो रही है, इसका मतलब क्या है कि एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को ज्यादा से ज्यादा जो राइट्स है वे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर राइट टू वोट, पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करना, सिविल राइट्स में हम चाहे इंफॉर्मेशन की बात कर ले, ठीक है, राइट टू हम क्लियर एयर या एटमॉस्फेयर की बात कर ले, राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट, राइट टू हेल्थ। देखो बच्चों हमें क्या है, एक स्वस्थ, एक स्वच्छ वातावरण का अधिकार भी है। अब ये किस में आएगा, स्वच्छ वातावरण का अधिकार? ये जाएगा आपका आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में, जो कि आपका राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21 में जो कि आपका बच्चों जीवन का अधिकार है, आपका राइट टू लाइफ है ना, इसमें जाएगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम स्वच्छ वातावरण के अधिकार की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि जीने के लिए जो जो चीजें आपको जरूरी है वो सब आपके आर्टिकल 21 में शामिल हो जाएंगी। आपको स्वच्छ पानी का अधिकार है, तो स्टेट इसके लिए काम करेगा, ठीक है। तो ये सारे जो अधिकार हैं वह एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो है वह मिलने ही चाहिए। इसके अलावा देखो बच्चों आगे हम देखते हैं कि इस चैप्टर में आपसे बात की गई है कि जैसे अधिकार जो है उसका मतलब क्या है, तो हमने मतलब की तो हमने बात कर ली,
कि मीनिंग जो है वह इसकी क्या है, एक अर्थपूर्ण मीनिंग इसकी ये हो सकती है कि नागरिकों के द्वारा किए गए ऐसे दावे या ऐसे क्लेम सोसाइटी से, है ना, स्टेट से, जिसका जो कि रीजनेबल हो और जो कि सैंक्शन्ड बाय लॉ हो, ठीक है, कानून के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त हो, ऐसे ही बातों को हम अधिकार कह सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया। इसके अलावा इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं जो इमैनुअल कांट है, जो कि जर्मन दार्शनिक है। कांट ने यहाँ पर राइट टू डिग्निटी की बहुत ज्यादा बात की, राइट टू डिग्निटी की, और इन्होंने कहा कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही न्यूनतम मात्रा में इंसान है ना, एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत न्यूनतम मात्रा में एक अच्छा इंसान है, हम ये कहते हैं कि एकदम उसमें मान लीजिए 1% बस नैतिकता है, घोर स्वार्थी कह लो, ठीक है, उसे हर तरीके से अनैतिक कह लो, लेकिन फिर भी आप उसके साथ, चूंकि वह मानव है, चूंकि वह ह्यूमन बीइंग है, इसलिए आप उससे डिग्निटी का व्यवहार ही करोगे, आप उससे गलत व्यवहार नहीं कर सकते। लाख उसने गलतियां की हो, लाख उसने अपराध किए हो, तो उसे केवल मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिल रहे हैं और उसकी एक अपनी गरिमा है। सो दैट्स व्हाई कांट कहते हैं कि राइट टू डिग्निटी को हर तरीके से फॉलो किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो कि अपने सभी व्यक्तियों को अपने स्वार्थ के लिए बस पूर्त कर रहा है, ठीक है, और उसके अलावा अपनी स्वार्थ पूर्ति में बाकी सबके हितों को हटा रहा है, समाज को हटा रहा है, केवल खुद को टॉप पे रख रहा है, वो और भी कई तरीके के अपराध कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि वह मानव है, मानव की गरिमा है, ह्यूमन बीइंग है, उसकी डिग्निटी है, और इसलिए उसके साथ एक डिग्निटी वाला जो ट्रीटमेंट है वह होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही जाती है। तो यहां पर हम कांट की राइट टू डिग्निटी की जो थ्योरी है वह बात करेंगे। तो कुछ बात हमारी कुछ बातें हो गई कि अच्छा चलो राइट्स जो है वह ये है ना, कुछ बातें हमारी हो गई बच्चों। अब देखो, अब हम इसके बाद बात करेंगे कि राइट्स जो है वह कई तरीके के हो सकते हैं। हम इसको नेचुरल भी कह सकते हैं, प्राकृतिक रूप से नेचुरल राइट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कई तरीके के शब्द आप सुनते हैं। तो नेचुरल राइट्स में जब हम आएंगे, इसका मतलब होता है, अच्छा ये देखो बच्चों, ऐसे अधिकार, एक डेफिनेशन सुनो, ऐसे अधिकार जो कि स्टेट के द्वारा मान्यता ना दी गई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्वतंत्रता के अधिकार की बात कर ले, जैसे कि, या फिर हम बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, है ना, तो यहाँ पर देखो, जब आप आर्टिकल 25 से लेकर 28 की बात करोगे तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ इंडिया में जो है वह सेकुलरिज्म को अपनाया गया है, लेकिन जब इजराइल की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, श्रीलंका की बात करो, इन्होंने अपना एक एक धर्म को, स्टेट का जो रिलीजन है वह घोषित कर दिया ऑफिशियली, औपचारिक रूप से। तो ऐसे में बाकी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। इजराइल या फिर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस्लाम धर्म को औपचारिक धर्म बना दिया, ऑफिशियल जो रिलीजन है। श्रीलंका की बात करें तो बुद्धिस्ट जो है वहां का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। तो ऐसे में बाकी जो वहां पे लोग हैं, बाकी जो रिलीजन के अकॉर्डिंगली माइनॉरिटीज है, उनके अधिकारों का क्या? लेकिन भारत में ऐसा नहीं किया गया, हमें सेकुलर स्टेट घोषित किया, सेकुलर स्टेट घोषित किया और धर्म से जो है वह राज्य ने खुद को थोड़ा सा दूर रखा। लेकिन हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो लोगों के हेल्थ के लिए, मोरालिटी के लिए, धर्म अगर कुछ ऐसा कर रहा है कि चीजें क्लैश हो रही तो उस पर सेंशन लगाता है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। लेकिन अगर स्टेट के द्वारा मान्यता नहीं दी गई, लेकिन समाज ने मान्यता दे दी, तो इनको केवल हम मोरल राइट्स कहेंगे, इनको केवल हम मोरल राइट्स कहेंगे, हम इसको लीगल राइट्स नहीं कह सकते, और ना ही आप उसको लागू कराने के लिए किसी के पास जा सकते हो। अगर हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में आर्टिकल 12 से लेके 35, ठीक है, ये जब हम इस आर्टिकल्स की बात करेंगे बच्चों, तो ये आर्टिकल्स आपके फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है ना। आपका पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपका आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है कि अगर आपके बाकी जो अधिकार है वह छीने जा रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, है ना, एंड बाकी अधिकार, तो आप उसको मनवाने के लिए सीधा जो है वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि स्टेट ने उन्हें मान्यता दी है, तभी तो आप इनको इंप्लीमेंट करा सकते हो, तभी आप इसका जो इंप्लीमेंट है वह करा सकते हो। इसका मतलब क्या है? ये न्याय योग्य होते हैं। तो अगर ये मान्यता नहीं देगा तो ऐसे में ये जो राइट्स है वह या तो हम उनको मोरल राइट्स कह देंगे, ठीक है, मोरल राइट्स कह देंगे, बट ये लीगल राइट्स तभी बनेंगे जब स्टेट के द्वारा इसको जो मान्यता है वह दी जाएगी।
इसके अलावा देखो नेचुरल राइट्स का क्या मतलब है, नेचुरल या फिर प्राकृतिक अधिकार। नेचुरल राइट्स यानी आपके प्राकृतिक जो अधिकार है, इसका क्या मतलब है? प्राकृतिक मतलब हमें प्रकृति ने दिए हैं, ईश्वर ने सब मनुष्यों को बनाया, उसने सबको अधिकार दिए हैं, बस यही बात हो गई। लेकिन आज का जो कॉन्सेप्ट है वह उन प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता, वह ह्यूमन राइट्स की बात करता है कि एक मानव को मानव होने के नाते मिलना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं रख सकता बीच में, है ना, वह ईश्वर वाले कॉन्सेप्ट को बीच में नहीं रखता। और वह आज का जो अवधारणा है वह कहती है कि एक मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलने चाहिए वो आपकी ह्यूमन राइट्स है। तो ह्यूमन राइट्स की बात करता, नेचुरल राइट्स की बात नहीं करता। इस नोशन को, इस अवधारणा को आज की डेट में उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है। सो यहां से अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपका ह्यूमन राइट्स का है। तो आप देखो मोरल राइट्स हम समझ गए, नैतिक अधिकार हो सकते हैं लेकिन वो लीगल राइट्स नहीं है। नैतिक अधिकार तब है जब दावे उचित हो और जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, वह भी उसको रिकॉग्नाइज करे। बट अगर आपने जो लॉ है उसमें नहीं मेंशन है, सजेस्टेड बाय लॉ नहीं है, कानून ने उसको मान्यता नहीं दी है, ऐसे में हम उसको मोरल या नेचुरल राइट्स कह सकते हैं, बट हम उसको एज अ फंडामेंटल राइट या हम उसको इंप्लीमेंटेशन जो है वह नहीं करा सकते। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके, ठीक है। अब आगे देखो, कुछ और हम बातें करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो ये है कि जब हम राइट्स की बात करते हैं, ये आपका हो गया। कुछ और बातें करते हैं। राइट्स जो है वह क्या, एक जस्टिफाई क्लेम है। जस्टिफाइड क्लेम है, औचित्यपूर्ण दावे जिनका कोई औचित्य है, ठीक है, उन्हें हम राइट्स कह सकते हैं। इसके अलावा एक सिटीजन्स को एक राज्य में, ठीक है, अगर हम सिटीजन्स की बात करें तो इंडिविजुअली इसके पास जो राइट है वो होंगे। इसके अलावा हमने सोसाइटी की बात कर ली, औचित्यपूर्ण दावे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ क्या है बच्चों, सोसाइटी भी इसको रिकॉग्नाइज्ड करेगी, सोसाइटी के द्वारा भी इसको मान्यता दी जाएगी, तभी हम इसको सही मानेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक बात तो ये हमने समझ ली, लेकिन जानते हो अगली बात क्या है? अगली बात ये है बच्चों कि अधिकार जो है वह जस्टिफाई होने चाहिए। क्यों? आप हर किसी बात को अपना अधिकार जो है वह नहीं बता सकते। हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं आप उसको अधिकार नहीं बता सकते। आपकी जो डिजायर्स है वो राइट्स नहीं है, ठीक है, आपकी जो डिजायर्स है वह राइट नहीं है। तो यहाँ पर एक बात तो ये हो गई, और अगली बात जो आपको समझाने की इसमें कोशिश की गई है कि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि, ठीक है, कि जो भी आप सोच रहे हैं कि वो आपकी इच्छा है, नेसेसरी है या डिजायरेबल है, नेसेसरी है आपके लिए या फिर आपके लिए डिजायरेबल है, ठीक है, ये आपका राइट नहीं हो सकता, ये आपका राइट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में आप कहो कि नहीं मैं तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी। एक बड़ा मुद्दा भी जैसे आप हिजाब का उठा भी था, आप देखेंगे किस तरीके से जो कर्नाटक है, साउथ स्टेट का ही मुद्दे उठते हैं वहां पर, क्या है ना, स्कूल में या फिर कॉलेज में जो हिजाब है उसको पहनकर जाना और फिर उस चीज के लिए मांग करना कि हमें चूंकि एक्सप्रेशन की सुविधा है, राइट टू एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर ये हम अपने धर्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपके बिलीफ्स, आपके जो थॉट्स है, आपके जो ओपिनियंस है वो हम अभिव्यक्त कर रहे हैं। एक बहस छिड़ी, याद रखना बच्चों की, ये जो यहाँ पर ये मुद्दा है, ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 है ना, इन सभी से कहीं ना कहीं क्लैश होता है। तो यहाँ पर देखो कि हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं वो आपका अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आपको समझना होगा इससे आगे के कॉन्सेप्ट को। फॉर एग्जाम्पल, आप घर की अगर हम बात करें कि स्कूल से आप कभी भी घर जाओ, आपकी छुट्टी हो गई 12 बजे 1 बजे, लेकिन आप कह रहे हो कि मैं तो शाम को 5 बजे घर जाऊंगा, मेरा अधिकार है। तो अधिकार इतना तो स्वतंत्र आप नहीं है। इस समाज में जो भी मनुष्य, हम अपनी सोसाइटी में स्वतंत्र, सोसाइटी के बाहर नहीं है, हम सोसाइटी से स्वतंत्र नहीं है, हम अपनी फैमिली से स्वतंत्र नहीं है, और एब्सोल्यूट जो स्वतंत्रता है वह नहीं हो सकती। ये हमने समझा था फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट में। फ्रीडम वाले कॉन्सेप्ट में हमने जाना था कि एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं हो सकती, है ना। भले ही क्या क्या कॉन्सेप्ट देखे थे हमने कि जो थिंकर्स है वह कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, लेकिन जब वह पैदा हो जाता है, पैदा होते ही वह समाज की जंजीरों से जकड़ा जाता है। लेकिन आप इस चीज से छूट नहीं सकते, है ना, आप इस चीज से क्या नहीं कर सकते, छूट नहीं सकते। तो यहाँ पर बच्चों हर वो चीज जो आपके लिए नेसेसरी है, दिस डज नॉट मीन दैट एवरीथिंग दैट आई रिगार्ड टू बी नेसेसरी एंड डिजायरेबल इज अ राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि हम कहें कि स्कूल यूनिफॉर्म का मुद्दा हो गया, ठीक है, चलो इसमें हम स्कूल यूनिफॉर्म का एग्जांपल ले लेते हैं कि आप स्कूल कुछ भी पहन के नहीं जा सकते,
स्कूल यूनिफॉर्म एग्जाम्पल। अब देखो तीसरा हम इसमें समझते हैं अधिकारों के कॉन्सेप्ट में, थर्ड है कि बच्चों ऐसी चीज जो कि हमारी लाइफ के लिए, हमारे रिस्पेक्ट के लिए एंड हमारी डिग्निटी के लिए जरूरी है, हमारी लाइफ के लिए, हमारे रिस्पेक्ट्स के लिए एंड हमारी जो डिग्निटी है इसके लिए जरूरी है, उसको हम एज अधिकार कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दूसरा आधार क्या हो गया कि अधिकार जो है उसमें वो सारी बातें हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति सम्मान और गरिमा से अपने जीवन को जीने के लिए आवश्यक समझता है। फॉर एग्जाम्पल आजीविका का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड। फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइवलीहुड, आजीविका का अधिकार है ना, क्योंकि किसी को उसकी आजीविका से वंचित कर देना उसके जीवन से वंचित कर देने के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसमें ये भी कहेंगे कि राइट टू हाउस होल्ड, आपके घर का अधिकार, क्योंकि अगर मान लो आप किसी को घर से बाहर निकाल दे रहे हैं, उसके पास रहने के लिए छत नहीं है सभी मौसम में, तब ऐसे में वह कैसे सर्वाइव करेगा। तो उसके राइट टू लाइफ को उससे छीन लेने का बहुत ही आसान तरीका होता है कि आप उसको काम ना करने दो, है ना, आप उसके लिए कोई सुरक्षा ना दो। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग डिसीजंस में आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट में कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है वह समय समय पर ऐड करते रहे। अब आगे हम बात करेंगे बच्चों कि इसके अलावा देखो एक व्यक्ति को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने बात कर ली। कुछ और हम बात करें कि जैसे अगर किसी को आपने आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दी है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट अगर वो नहीं है, तो ऐसे में क्या उसके सम्मान की रक्षा हो सकती है? नहीं हो सकती है। महिलाओं के साथ कौन सा मुद्दा है? यही तो जुड़ा है ना सबसे ज्यादा। आप अपने डिसीजंस कैसे लोगे जब आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो? कैसे लोगे डिसीजंस? दूसरे के पैसे, दूसरे के पर्स पर अपने डिसीजंस कैसे लोगे? कैसे लोगी ज्यादा सही है ना, क्योंकि मैं गर्ल्स के लिए बात कर रही हूं। तो यहाँ पर बच्चों इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट का जो एक मुद्दा है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि पहले जो है हमें थोड़ा सा करियर देखना चाहिए। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर किसी को कुछ और बातें हम इसमें समझते हैं, जैसे कि हम बेसिक नीड्स की बात करें कि किसी व्यक्ति को उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उससे वंचित कर देना, तो बेसिक नीड्स का राइट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए कि एटलीस्ट आपके जीने के लिए उतनी जो सुविधाएं हैं वह सरकार कर दे, ये आपके अधिकार में आएगा, है ना। इसके अलावा देखो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात कर चुके हैं कि अपने बिलीफ, अपने ओपिनियंस को जो है वह हम व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री इसका आपको राइट देती है। इसके अलावा राइट टू लाइवलीहुड की बात हो गई, एजुकेशन एंड हेल्थ की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर याद रखना कि हर वो चीज अधिकार तो होगी जो आपकी जैसे बेसिक नीड की हो, आपको इकोनॉमिक डिपेंडेंस किसी और पे ना होना पड़े, वो भी आपका अधिकार है ना। आजीविका का अधिकार आपको है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज है जो कि आपके व्यक्तित्व को नेगेटिव रूप से, या तो आपके व्यक्तित्व या बाजू वाले के व्यक्तित्व को गलत तरीके से प्रभावित करेगी, वो आपका अधिकार नहीं है। स्मोकिंग का अधिकार आपका नहीं है। ठीक है, आपका नहीं, मेरा तो अधिकार है, मैं अपने फेफड़े में अपनी सारी चीजें खुद खराब करूंगा, कर लो। पर आपके बाजू में जो व्यक्ति खड़ा है उसने क्या किया? देखो पहले जो है आप देखेंगे कि स्मोकिंग जो है वह कहीं भी पब्लिक प्लेस पर कहीं भी की जा सकती थी। पहले इसके लिए कोई जो रूल्स रेगुलेशंस है, प्रोहिबिशंस नहीं थे। बाद में गवर्नमेंट को जब महसूस हुआ कि ये उसकी फ्रीडम नहीं है बल्कि ये बाकी लोगों की एक परेशानी का सबब बनती है, आप देखेंगे कि पब्लिक प्लेस पर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। 200-500 रुपए, फिर आगे अलग अलग जगह पर कुछ डिफरेंट कानून के अंतर्गत आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो यहाँ पर स्मोकिंग का राइट आपका नहीं। अब आप ये कहो कि नहीं ये अधिकार मेरा है क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है, तो वो चीज आपकी नहीं है बच्चों। तो आपके अधिकार क्या हो सकते हैं कि आपके अधिकार हो सकते हैं कि जो आपके लिए नेसेसरी है, डिजायरेबल है, वो सभी आपके अधिकार नहीं हो सकते। तो एक हमने बात की इसमें यूनिफॉर्म वाली राइट। तो देखो ये बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस है कि एक अधिकार की परिभाषा होनी क्या चाहिए। क्लियर? तो राइट्स की बात हो गई। अब आगे हम बात करेंगे वोटर राइट्स, है ना। राइट दिख रहा है आप सभी को। A right is essential and entitlement or a justified claim. It denotes what we are entitled to as citizens, as individual and as human beings. ठीक है। Next देखो, next, in fact, on the ground of which right have been claimed that they represent condition that we collectively see at source of
सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ऐसे अधिकार जो कि हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हमारे डिग्निटी के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, वो आपके राइट्स है। अनदर ग्राउंड ऑफ विच राइट हैव बीन क्लेम एज दे आर नेसेसरी फॉर योर वेलबींग, दे हेल्प इंडिविजुअल टू डेवलप देयर टैलेंट एंड स्किल। ये बात भी हम पहले कर चुके हैं कि आपको अपने व्यक्तित्व विकास का अधिकार है और एक राज्य को ऐसे इतने मिनिमम राइट्स एक व्यक्ति को देने चाहिए कि वो उस जगह पर रहकर, वो उस समाज में रहकर, उस सोसाइटी में रहकर अपना जो डेवलपमेंट है वह कर पाए, है ना। तो ये कुछ बातें हमारी अधिकार को लेकर हुई। अब हम बात करेंगे व्हाट डू राइट कम फ्रॉम, आखिर ये जो अधिकार है वह आते कहां से हैं, ठीक है। आखिर ये जो अधिकार है वह आते कहां से हैं। तो चलो सबसे सरल परिभाषा की, हमें तो भगवान ने, है ना, ईश्वर ने हमें ये अधिकार दिए हैं। सबसे अच्छी बात हम क्या कह देते हैं कि हमें ईश्वर ने अधिकार दिए हैं। वेयर डू राइट, बट वो परिभाषा मान्य नहीं है अब। वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, अधिकार आखिर आते कहां से। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि हमारे जो है ये नेचुरल राइट है, हमको बाय बर्थ मिल गए। फर्स्ट क्या हो गया बच्चों कि ये जो है ये हमारे नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार हमें प्रकृति ने दिए, कोई शासक हमसे इसे छीन नहीं सकता, है ना। कोई भी अगर हमारे ऊपर जो रूल कर रहा है वो शासक हमसे इन अधिकारों को छीन नहीं सकता, क्योंकि ये जो अधिकार है हमारे लिए ये गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर प्रदत्त है। हमें ये बाय बर्थ मिले हैं, हमें ये जन्म से मिले हैं, बाय बर्थ हमारा ये अधिकार है, इसे कोई भी हमसे नहीं छीन सकता। पहली बात ये हो गई। सेकंड हम देखेंगे बच्चों कि फॉर एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं कि जैसे आपका राइट टू लाइफ आ गया, राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि आप इसे मानते हैं कि ये हमारे लिए है। तो ये अधिकार बच्चों एक इंडिविजुअल के लिए सेफ गार्ड का काम करते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल के लिए ये सारे जो राइट्स हैं वह एज अ सेफ गार्ड का काम करते हैं कि उसका अपना जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता रहे, वह एक समाज में रह के भी समाज से स्वतंत्र किस तरीके से अपना डेवलपमेंट कर सकता है। तो देखो यहाँ पर एक टर्म हमने नेचुरल राइट की बात की, बट अगर अभी हम देखें कि नेचुरल राइट की जगह ह्यूमन राइट जो वर्ड है ये ज्यादा सही है। ह्यूमन राइट जो वर्ड है ना ये ज्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम एज अ नेचुरल राइट और हम ईश्वर प्रदत्त जो अवधारणा है कि भगवान ने, ईश्वर ने चूंकि हमें मनुष्य बनाया है तो इसलिए हमें ये अधिकार दिए हैं, ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता। तो वर्तमान में आप देखेंगे कि अस्वीकार सा लगता है, ऐसा मानना मुश्किल होता है कि ये जो है वह आदर्श है और ईश्वर ने रचा है। जैसे मैं आपसे कहूं कि वेदों की रचना ईश्वर ने की है, कितने लोग मानेंगे? वेदों की रचना ईश्वर ने की है, कितने लोग इस चीज को मानेंगे? क्या आप इस कॉन्सेप्ट को मानोगे? आप इस पर तर्क करना पसंद नहीं करेंगे। तो ज्यादातर लोग उसी श्रेणी में होंगे कि आपको तर्क नहीं करना है, ईश्वर है नहीं है, तर्क वितर्क हम उस चीज पे नहीं कर रहे हैं ना, हमारी आस्था का विषय वो बात अलग है। तो यहाँ पर बच्चों क्या है कि जब हम प्राकृतिक अधिकार से ज्यादा वर्तमान में अगर मानव अधिकार शब्द का यूज किया जाता है, उसके पीछे यही नोशन है, यही कॉन्सेप्ट है कि आखिर रिसेंटली हम देखें कि अधिकार जो है वह एक ऐसी गारंटी हम कह सकते हैं जो कि लोगों को अच्छे अधिकार, अच्छा जीवन जीने के लिए मिलनी चाहिए। अच्छे जीवन के लिए आपको स्वतंत्रता, अच्छे जीवन के लिए आपको कहीं भी आना जाना, आपका बिजनेस करना, है ना, आपको स्वतंत्र रहना, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, धर्म मानना, संस्थाएं बना देना जो आपके डेवलपमेंट के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपकी मदर टंग को प्रमोट करने के लिए, और क्या चाहिए, यही सारी चीजें चाहिए, वो सब कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स में है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अधिकारों का मतलब ऐसी गारंटी है, ऐसी गारंटी है जो कि आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए उनको खोजा गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक मानव को मानव होने के नाते, चूंकि हम सभी क्या है बच्चों, ह्यूमन बीइंग्स है, क्योंकि हम सभी जो है वह ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो दैट्स व्हाई हमें जो ह्यूमन राइट्स है वह मिलने चाहिए, ठीक है। तो जो नेचर लॉ है, नेचुरल राइट है, नेचर लॉ है, ये कॉन्सेप्ट अभी अनएक्सेप्टेबल जो है वह हो चुका है, ठीक है। तो एटलीस्ट हमें उतने न्यूनतम अधिकार मिले जितने की हमें मिलने चाहिए। सो ह्यूमन राइट्स क्यों? बिकॉज दे आर ह्यूमन, है ना। ह्यूमन राइट्स क्यों? बिकॉज दे आर ह्यूमंस, तो इसलिए हमें मानवाधिकार मिलने चाहिए। अब देखो बच्चों ये भी कहा जाता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ईच पर्सन इज यूनिक एंड इक्वली वैल्यूएबल, तो अगर हम ये कहें कि जो सभी पर्सन है वह इक्वल है, इक्वली हमारे लिए क्या है,
वैल्यूबल हैं, सो इसलिए सभी को ये अधिकार मिलने चाहिए, केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरी सोसाइटी में सभी व्यक्तियों के पास ऐसे अधिकार जो है वह होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं कि जो आपका जो मानवाधिकारों की घोषणा है, यूएन ने कुछ ऐसी लिस्ट बनाई थी कि आखिर ह्यूमंस को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए और उसकी सुरक्षा के प्रबंध किए गए। मानवाधिकारों की घोषणा कौन सा दिवस है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बताओ जरा कमेंट करके। तो द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, द नोशन ऑफ यूनिवर्सल सार्वभौमिक मानवाधिकार, ठीक है, ये क्या करता है बच्चों? ये चैलेंज करेगा ऐसे लॉ को। सार्वभौमिक जो मानवाधिकारों की घोषणा है ना, ये चैलेंज करेगा ऐसे लॉ को जो कि या तो सेग्रीगेट कर दे, या तो फिर डिनाई कर दे हमारे जो राइट्स है उनको। उन सभी लॉ को चैलेंज करना द नोशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि जो हमारे लिए सेग्रीगेट कर दे या डिनाई कर दे इक्वल अपॉर्चुनिटी एज राइट को। हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इस बात को मानते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है एंड राइट्स है। और अगर आपको इस चीज से कोई दूर करे तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा कहता है मानवाधिकारों की घोषणा या सार्वभौमिक मानवाधिकारों का जो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर है? ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गई। अब हम देखते हैं बच्चों की इमैनुअल जो कांट है उनकी डेफिनेशन क्या कहती है। इमैनुअल कांट की जो डेफिनेशन है वह क्या कहती है? मानवीय गरिमा का जो इनका सिद्धांत है, ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, इमैनुअल जो कांट थे इनकी हम बात कर रहे हैं, जर्मन दार्शनिक। देखो बच्चों, इनके द्वारा ये कहा गया सबसे पहले कि सभी चीजों की या तो कीमत होती है या तो वो बहुमूल्य है। ठीक है, इनके द्वारा ये कहा जा रहा है, इमैनुअल कांट की अगर हम बात करें तो आप इसमें देखेंगे कि इनके द्वारा सबसे पहले शुरुआत यहां से की जाती है इन कॉन्सेप्ट की कि हर चीज की या तो कीमत है या तो गरिमा है। एवरीथिंग हैज आइदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, इस पर आप लिख भी सकते हैं ऐसे, काफी अच्छी अच्छी लाइंस है ये। एवरीथिंग हैज आइदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। आइदर अ प्राइस और अ डिग्निटी। ठीक है, अब देखो इससे अगला कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे बच्चों। हर चीज का या तो मूल्य है या तो गरिमा है, लेकिन याद रखना कि जिस चीज का मूल्य है ना, आपको लगता है कि इसको पैसे में तौला जा सकता है या उसका कुछ और मूल्य है, इसकी तुलना में आप कोई और वैल्यू पुट कर सकते हो। लेकिन जब हम मानवीय गरिमा की बात करें तो मानवीय गरिमा बहुमूल्य है, आप उसको किसी और चीज से नहीं तौल सकते, उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। तो डिग्निटी की जब हम बात करेंगे बच्चों, ये आप इसे कुछ और नहीं प्लेस कर सकते। ठीक है, नो इक्विवेलेंट, नो इक्विवेलेंट डिग्निटी। तो चूंकि कहा जाता है कि कांट कहते हैं, देखो सबसे फर्स्ट लाइन तो हमने देख लिया कि सभी चीजों का या तो मूल्य होती है या गरिमा होती है। जिसका मूल्य होता है उसको तो रिप्लेस किया जाता है, बट ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो डिग्निटी जो गरिमा है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, सेग्रीगेट नहीं कर सकते एक ह्यूमन से। तो आगे ये कहते हैं कि हर मनुष्य में, पहली बात, पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ये कहते हैं कि सभी पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, सभी मनुष्य, चाहे वह पुअर हो, चाहे वह रिच हो, चाहे वह एजुकेटेड हो, चाहे वह अनएजुकेटेड हो, चाहे वह एजुकेटेड हो, चाहे वह अनएजुकेटेड हो। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, चाहे वह डिसऑनेस्ट ही क्यों ना हो, डिसऑनेस्ट हो, एकदम बिल्कुल राक्षस वाला प्रवृत्ति का भी अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी भी डिग्निटी है। क्यों? क्योंकि वह पर्सन है। तो यहां पर इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है
कि सभी प्राणियों से अलग होती है मनुष्य की एक गरिमा और इसलिए वह बहुमूल्य है, आप उसको नहीं चेंज कर सकते, है ना। क्या कहते हैं कांट की डेफिनेशन क्या है कि जब हम इस डिग्निटी की बात करेंगे ना तो सभी पर्संस की डिग्निटी है, डजंट मैटर कि वह किस कंडीशन में है, अच्छा मनुष्य है तब भी डिग्निटी है, बुरा मनुष्य है तब भी उसकी डिग्निटी है, और इसीलिए वह मनुष्य है, न्यूनतम ही सही लेकिन वह मनुष्य है, और इसीलिए याद रखना कि अगर उसको मिनिमम एक डिग्निटी उसकी होनी चाहिए, मिनिमम जो डिग्निटी है बच्चों ये होनी चाहिए बिकॉज ऑफ वो एक मनुष्य है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई, सॉरी, अब आगे हम देखेंगे बच्चों कि उसके साथ गरिमामय या नैतिकता के साथ बर्ताव होना चाहिए। तीसरी बात इसमें यह कहा जाता है कि कांट ने क्या दिया, कांट ने अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा को भी प्रस्तुत किया। कांट ने अधिकारों की एक नैतिक अवधारणा, मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ राइट, मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ द राइट, मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ द राइट, नैतिकता की अवधारणा, ठीक है। अब देखो ये जो नैतिक अवधारणा है ये कहते हैं कि जिस तरीके से हम एक दूसरे को बिहेव कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप ये सोचे कि आपके लिए क्या बिहेव सामने वाला करे, ठीक वही आप सामने वाले से करो, जैसे को तैसा वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये कहा जा रहा है बच्चों कि आप दूसरे को उसी तरीके से ट्रीट करें, ठीक है, जैसे कि आप खुद के लिए जो ट्रीटमेंट है वह चाह रहे हैं। तो यहां पर ये ट्रीटिंग वाला व्यवहार हो गया, ठीक है, कि अदर्स के लिए एंड आवरसेल्व्स के लिए, कि आप सोचो कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो वही व्यवहार आप दूसरों के साथ करें, और यही मोरल कॉन्सेप्शन कहता है, ठीक है, कि हम सभी अगर हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ दूसरा जो सामने वाला है वह एकदम प्योरली पेश आए, एकदम ऑनेस्टी के साथ पेश आए, ठीक है, हमें भी उसके लिए ऑनेस्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये है आपका मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ द राइट। तो आप मानवीय गरिमा की जो कांट की परिभाषा है इसको आप लिख सकते हैं। साथ ही इसमें आगे वो ये कहते हैं कि हमें जो है वह अपने स्वार्थ के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए किसी का यूज नहीं करना है। जिस तरह के लिए हम पेन का, जिस तरह के लिए हम पेंसिल का, जिस तरह के लिए हम किसी जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ठीक उसी तरह से मनुष्य का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भले ही आप किसी व्यक्ति से, लोग ऐसे होते हैं ना कि नहीं ठीक है काम निकला फिर आगे कोई मतलब नहीं, वो वाली कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा गया है ना, कांट की जो गरिमा की परिभाषा है वो ये कहती है कि अगर किसी कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका कोई भी हित, एक अनजान व्यक्ति, आपको उससे कोई मतलब नहीं, आगे पीछे कोई मतलब नहीं, ना पहले था ना बाद में उससे कोई मतलब होगा, लेकिन उसके बाद भी आपको उससे एक गरिमामय जो व्यवहार है वह करना है, और यही क्या कहता है मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ द राइट, नैतिक अवधारणा ये है अधिकारों की। तो यहाँ पर दो तीन बातें इन्होंने कही। सबसे पहली जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहते हैं कि चूंकि सभी मनुष्य हैं, चाहे वह डिसऑनेस्ट हो चाहे वह ऑनेस्ट हो, और सभी के साथ एक मिनिमम डिग्निटी से हम पेश आए। और थर्ड आपका है मोरल कॉन्सेप्शन ऑफ द राइट, ठीक है, क्लियर है। अब हम बात करेंगे लीगल राइट एंड द स्टेट, लीगल राइट एंड द स्टेट, ठीक है। तो लीगल राइट्स में देखो बच्चों, लीगल राइट्स की बात करेंगे कि कानूनी अधिकार और राजसत्ता, ठीक है, इनका क्या कनेक्शन है। तो सबसे पहले हमने अभी तक जाना कि कुछ ऐसी बातें थी जिसे हमने क्लेम किया, और वो क्लेम करने के बाद कुछ ऐसे अधिकार थे, कानूनी अधिकार और राजसत्ता। कुछ कॉन्सेप्ट हम इसके समझते हैं की फैक्ट से, की पॉइंट से। कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकार और राजसत्ता। लीगल राइट्स एंड स्टेट। तो अभी तक हमने कहा कि भाई जो क्लेम है, ऐसे दावे है ना जो रीजनेबल हो। अगर बच्चों ये जो क्लेम्स है ना, अगर इस क्लेम को एक जो स्टेट है ये अपने लॉ में सेंशन ना करे, कानून ना बनाए, विधि ना बनाए, तो इसमें जो क्लेम्स है वह केवल एक मोरल कहे जा सकते हैं, एक नैतिक दावा हो सकते हैं, लेकिन आप इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वह नहीं करा सकते। तो अगर आप चाहते हैं कि ये आपके जो क्लेम है ये सक्सेस कर जाएं, ये सफल हो जाए, ऐसे में जरूरत होती है। तो क्लेम्स, ऐसे दावे बच्चों, ठीक है, आपके मूल अधिकारों के ऐसे दावे
ये केवल एक अपील हो सकती है, एक मोरल अपील हो सकते हैं। अगर जब तक स्टेट ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया तो यहाँ पर इनका जो डिग्री ऑफ सक्सेस है ना, इनका जो सफलता है, इनका जो डिग्री ऑफ सक्सेस है, ये इस बात पर वैल्यू करता है कि जो स्टेट है वह इन्हें कितना सपोर्ट कर रहा है। आपके जो क्लेम है, ठीक है, कितना जो गवर्नमेंट है वह सपोर्ट कर रही है, इस चीज पर इसकी डिग्री ऑफ सक्सेस जो है वह टिकी हुई है। ठीक है, तो जब तक अधिकारों को लीगली रिकॉग्नाइज ना किया जाए तब तक वो क्लेम आपके किसी काम के नहीं है। तो अगली बात यहां से क्या आती है बच्चों, कि इसे ना केवल सोसाइटी बल्कि इसका ये जो है वह रिकॉग्नाइज इसको किया जाए स्टेट के द्वारा। ठीक है, इसको स्टेट के द्वारा जो है वे रिकॉग्नाइज किया जाए, यही इसका एक तरीका हो सकता है इसको लागू कराने का। और आगे इसकी जो बात है वह ये कहती है, आगे नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वह बात करता है बिल ऑफ राइट की। ठीक है, कि बहुत सारे जो चाहे हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स की बात की गई है और बहुत सारे जो देश हैं उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अधिकारों को मेंशन कर दिया। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में फंडामेंटल राइट्स हैं, और अगर फंडामेंटल राइट्स का कहीं पर कोई आपका जो वायलेशन है वह करता है, चाहे स्टेट करे या फिर कोई और नागरिक करे, उसके लिए पनिशमेंट के जो प्रावधान है वह किए गए और आपको प्रोटेक्ट करने की बात भी की गई। ठीक है, ये जो वायलेशन हो रहा था इससे आपको जो है वह प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए भी जो स्टेट है वह प्रोविजंस करेगा। तो एक तरह से ये हाईएस्ट लॉ है। अब देखो बच्चों, अधिकतर मामलों में जो अधिकार है वह राज्य से किए जाने वाले दावे हैं। तो बिल ऑफ राइट से ये समझो 3-4 कॉन्सेप्ट हैं इसके। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, ये तो आप समझ गए कि आखिर हमने क्यों इसे हम एक लीगल राइट वही हो सकता है जैसे कि एक स्टेट के द्वारा मान लिया गया हो। दूसरी बात हम समझ रहे हैं कि जो बिल ऑफ राइट है ना, बिल ऑफ राइट कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे देशों ने, अमेरिका की बात करें या फिर हम और भी देशों की बात करें, उन्होंने कुछ अधिकारों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर लिया। अगली बात ये समझ में आती है हमें कि बहुत सारे केसेस में, देखो हमें 3 बातें इसमें पढ़नी है, हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 3 बातें पढ़नी है। हम पहली बात पढ़ते हैं वो कि ये है कि अगर जैसे कि हम बहुत सारे केसेस की बात करें, मोस्ट केसेस द क्लेम राइटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द स्टेट, directed towards the state। ठीक है, ये कि किस तरीके से अधिकतर मामलों में जो अधिकार है वह राज्य से किए जाने वाले दावे, हम राज्य से अपनी जो रक्षा है वह कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर पहली बात। और इसमें देखो बच्चों कि जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मुझे शिक्षा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एजुकेशन की बात करूं, राइट टू एजुकेशन है ना, तो राइट टू एजुकेशन में देखो जो एक सोसाइटी है वह इस चीज को मानती है कि शिक्षा से ही जो हमारी सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट होगा, उसका विकास होगा, लोगों की जो बुद्धि है वह थोड़ी सी खुलेगी, तो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैं जोर दूं इस अधिकारों की, तब इसको कौन सुनेगा और इसको कौन अप्लाई करेगा, इसके लिए उपाय कौन बनाएगा, तो वो कौन है, गवर्नमेंट। ठीक है, सो याद रखना है आपको कि जब हम शिक्षा के अधिकारों की बात करेंगे, व्हेन आई असर्ट राइट टू एजुकेशन, है ना, माय राइट टू एजुकेशन, तो ऐसे में यहां पर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है बच्चों, स्टेट की है। ठीक है, कहां गया स्टेट, चलो नहीं लिखा है स्टेट, यहां पर मैं लिख देती हूं। तो यहां पर बच्चों जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बन जाती है, ये किसकी हो जाती है, स्टेट की हो जाती है, कि एक राज्य जो है वह इसके लिए काइंड ऑफ उपाय जो है वह करे। ये पहली बात हो गई। और अब हम चलते हैं दूसरी बात पे। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा ये कॉन्सेप्ट कहता है कि राज्य जो है, स्टेट जो है, वह कुछ खास तरीके से इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए काम करेगा। पहली बात क्या हो गई कि ज्यादातर केसों में राज्य से ही किए जाने वाले दावों को हम अधिकार कहते हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे जो स्टेट है ना, वो ऐसे कई तरीके अपना सकता है, कई ऐसे तरीके अपनाए जिससे कि हम चीजों को लागू कर सके। ठीक है, राइट्स प्लेसेस and obligations upon the state to act in certain kind of way। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि राइट टू लाइफ,
सेकंड में क्या है, स्टेट ऐसे तरीके अपनाए, फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ। आपने कह तो दिया कि राइट टू लाइफ है, लेकिन अगर कोई और मेरा जीवन छीनने के लिए आ जाए तो मुझे प्रोटेक्ट कौन करेगा? तो इसके प्रोटेक्शन के लिए भी तो स्टेट है ना। तो यहाँ पर ये दूसरी बात हो गई। पहली बात ये थी कि राज्य से दावे किए जा रहे हैं, दूसरी बात हो गई कि जो स्टेट है वह कुछ ऐसे उपाय करेगा, अलग अलग उपाय करेगा कि आपके जो अधिकार है वह सुनिश्चित किए जाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए भी जो उपाय है वह राज्य कर रहा है। अब आगे देखो, तीसरी बात हम इसमें देखेंगे बच्चों कि राइट्स जो है वो ये भी बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तीसरी बात क्या है, केवल राज्य जो है वह करने के लिए थोड़ी कह रहा है, राज्य को रोकने के लिए भी जो कुछ उपाय है वह किए गए हैं। और यहाँ पर तीसरा कॉन्सेप्ट हमें क्या समझना है कि यहाँ वही टू डू और नॉट टू डू वाली कंडीशन है ना, व्हाट द स्टेट मस्ट नॉट डू, ये जरूर यहाँ पर बताता है कि जो राज्य है वह क्या नहीं करेगा, व्हाट द स्टेट मस्ट नॉट डू, क्या नहीं करना है। इस बात पर भी जो हमारे अधिकारों की अवधारणा है वह जोर देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइट टू लिबर्टी की बात करें कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी, तो अब स्टेट ऐसे कोई नियम नहीं बना सकती कि हमारी जो लिबर्टी है वह प्रभावित हो, हमें अरेस्ट नहीं कर सकती बिना कोई रीजन बताए, हमें जब तक जज के सामने पेश नहीं किया जा सकता, कोर्ट के सामने 24 घंटे में पेश नहीं किया जाता, तब तक हमें जेल नहीं भेजा जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों कि जब हम राइट टू लिबर्टी की बात करेंगे, है ना, तो इसके लिए क्या है कि कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं जिससे कि राज्य से हमारी रक्षा होती रहे कि अगर स्टेट किसी भी तरीके से बहुत ऑटोक्रेसी को अपना रहा है, निरंकुश हो रहा है, कोई डिक्टेटरशिप चल रही है, तो उस चीज पर भी जो रोक है वह लगाई जा सके। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कानून, अधिकार और राजसत्ता की ऐसी कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर स्टेट से जाकर जो हमारे अधिकार है वह लड़ सकते हैं, आपस में उनका कंफ्लिक्ट जो है वह हो सकता है। तो पहली बात हमने समझी, दूसरी बात ये तीसरी बात हो गई, है ना, और एक तरह से ये आपकी चौथी बात हो गई। क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ राइट, कितने तरह के जो अधिकार है वह हमारे हो सकते हैं, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कई तरीके के अधिकारों की, बट अब हम फिर से एक बार बात करते हैं अधिकारों के क्या प्रकार हैं, काइंड ऑफ राइट्स। ठीक है, काइंड ऑफ राइट्स की हम बात करते हैं और हम 4 प्रकार के अधिकारों को देखेंगे। तो पहले तो जो अब तक हमने पढ़े और आपके लिए शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पॉलिटिकल राइट्स। कितने तरह के अधिकार हो सकते हैं? 4 तरह के अधिकार। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक, पॉलिटिकल। कुछ आपके सिविल भी हो सकते हैं नागरिकों के लिए, सिविल लिबर्टीज कह दें या फिर राइट्स कह दें, है ना। इसके अलावा बच्चों कुछ आपके इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक आपके राइट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार आपके बाकी अधिकारों की भी रक्षा करता है समटाइम्स। और चौथा, आजकल की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वह अपने यहाँ कल्चर एंड एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी है। तो जब हम कुछ कल्चर की बात करेंगे, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, है ना, तो यहाँ पर ये 4 तरह के जो अधिकार है इसकी बात आपका ये पैराग्राफ करता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, जब हम सिविल की बात करेंगे कि हर नागरिक जो है वह स्वतंत्र है ना, और इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, तो देखो कुछ कुछ अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा अधिकार आएगा आपका? राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल का, राइट टू फ्री एंड निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। इसके अलावा राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, और कुछ जब हम पॉलिटिकल राइट्स की बात करते हैं तो शुरुआत में भी हम बात कर चुके, एक बार और कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या आएंगे बच्चों कि आपने सिटीजन्स को इक्वली ये जो राइट है वह दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, है ना, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, पॉलिटिकल पार्टी आप बना सकते हैं। पार्टिसिपेशन की हम बात करें, भागीदारी का आपका जो अधिकार है पार्टिसिपेशन,
तो कई ऐसे अधिकार हैं जो कि आपके पॉलिटिकल राइट कंसीडर किए जाएंगे। और याद रखना बच्चों की ज्यादातर तो जो है ना, ज्यादातर आपका जो पॉलिटिकल राइट है और आपका जो सिविल राइट है, इन दोनों को मिलाकर ही एक डेमोक्रेसी जो है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री वही होगी जो ये दो अधिकार आपको मुख्य रूप से देगी। तो कलेक्टिवली एक जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें पॉलिटिकल राइट्स एंड जो आपके सिविल राइट्स है, नागरिकों के जो अधिकार, उनकी स्वतंत्रता है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दो बातें हो गई। तीसरी समझते हैं, और तीसरा है बच्चों कि जब हम इकोनॉमिक राइट्स की बात करते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता, तो काफी सारे देश आर्थिक स्वतंत्रता की भी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या करना, आपके लिए एक मिनिमम बेसिक इनकम तय कर देना, ठीक है। तो एक मिनिमम हम वेज की बात कर ले, या फिर बेरोजगारी भत्ता देना, ये आपका इकोनॉमिक राइट जिसकी बात चल रही थी, ठीक है। लास्ट टाइम भी आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस चीज को उठाया गया था कि अगर वह सत्ता में आते तो सभी को जो है, जो भी बेरोजगार है उन सबको 10,000 या 15,000 जो भी एक राशि तय करेंगे वो हर मंथ आपके अकाउंट में चली जाएगी। तो इस तरीके से क्या इकोनॉमिक जो राइट है, क्या आपका एक अधिकार हो सकता है? तो अभी जो डेमोक्रेसी जिस तरीके से चल रही है ना, उसके अकॉर्डिंगली जो विस्तार हो रहा है, इकोनॉमिक राइट्स भी मिलने चाहिए। इसके अलावा हम हाउस की बात कर ले या मेडिकल की बात कर ले, हाउस एंड मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस एंड मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है। आवास और चिकित्सा का अधिकार, ये आपका इकोनॉमिक राइट होगा। इसके अलावा देखो कि अगर सरकार के द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी दी गई बच्चों, है ना, अगर सरकार के द्वारा रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, तो ये आपका एक तरह से इकोनॉमिक राइट को बचाएगा। आगे देखो कि अब जो है वे कल्चर एंड एजुकेशन राइट की भी बात होती है, और इसमें जैसे कि हम देखेंगे कि प्राइमरी जो हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज के द्वारा अलग अलग तरीके से यह बात रखी जाती है कि हमारी जो इवन प्राइमरी एजुकेशन है ना, ये हमारी मदर टंग में हो, है ना। जो प्राइमरी एजुकेशन है वह हमारी मातृभाषा में हो, हमारी जो मदर टंग है उसी में हो। और याद रखना सेकंड बात इसी से जुड़ी हुई है कि हम इसके लिए ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बना सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं, जिसमें कि हम अपना जो ये भाषा है इसको हम प्रमोट करें, हम इसकी टीचिंग करा सके। सो राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर टीचिंग ऑन लैंग्वेज एंड कल्चर, तो यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं जिसके लिए हम एजुकेशन एंड जो कल्चर है ये हम डेवलप करें। तो यहाँ पर कल्चर एंड एजुकेशनल राइट की बात की जाती है। आर्टिकल 29-30 में हमारे यहाँ ये बात की गई है, आर्टिकल 29-30 में हमारे यहाँ ये जो बात है वह की गई है। तो बच्चों इस तरीके से जो 4 तरह के अधिकार है वह हो सकते हैं, ठीक है। अब बचता है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है कि जब हम अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों की बात करते हैं वो क्या है। अच्छा देखो कि बेसिकली अधिकार और जिम्मेदारियों के पहले एक पॉइंट और समझो, और वो है आपका कि जब हमने यहाँ पर 4 तरह के अधिकारों की बात कर ली, काइंड ऑफ राइट्स, राजनीतिक है, नागरिक है, कल्चर एजुकेशनल है, ठीक है। तो चाहे आपका मेंस में क्वेश्चन अगर मान लो पूछा जाए, या फिर अगर करंट अफेयर में आप कोई ऐसा इशू पढ़ रहे, फॉर एग्जांपल हिजाब वाला मुद्दा, तब आपने अगर इस अधिकारों की सब धारणा को पढ़ा है और आपने देखा है कि हर वो चीज जो आप चाह रहे हैं वो सही नहीं हो सकती, उसे एज अधिकार आपको नहीं दिया जा सकता, है ना। आपकी स्वतंत्रता के नाम पर, आपके एक्सप्रेशन के नाम पर, एक जो हम ये कह सकते हैं कि जैसे स्कूल्स में एक यूनिफॉर्म का जो इशू है ना, कि सभी बच्चे जो है वे एक जैसे दिखे, अपने धर्म को छोड़कर या फिर बाकी सारी चीजों से निरपेक्ष होकर केवल यहाँ पढ़ने के लिए आ सके, तो पूरे एक जो माहौल है वह खराब हो जाएगा। क्योंकि फिर सब कहेंगे कि नहीं मैं तो ये करूंगा, मैं अपने धर्म में मैं तो अगरबत्ती लेकर नारियल फोड़ते हुए आऊंगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं बच्चों कि जिससे बाकी जो माहौल है वह बिगड़ जाएगा, है ना। तो अगर आपने इस तरह की अवधारणाओं को बहुत डीपली पढ़ा है तो आप उस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये 4 राइट्स की हमने बात की, और अगर हम ये देखें कि इनका जो ऑब्जेक्ट है वह क्या हो, ऑब्जेक्टिव जो है वह क्या हो, तो इस तरह के जो अधिकार हैं वह दिए जाने का एक उद्देश्य है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के जो अधिकार है वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं अपने लोगों के लिए। जैसे कि आपने स्वतंत्रता की बात की, तो यहाँ पर सरकार जो है वह अकाउंटेबल है इसको सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर नागरिकों के जो इम्पोर्टेंट कंसर्न है
नागरिकों के, चूंकि व्यक्तियों के कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक डेमोक्रेसी में, सो इंपॉर्टेंट कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, व्यक्तियों के जो कंसर्न है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एंड इसके अलावा तीसरा है कि बच्चों चूंकि हम गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके, हमारे पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, तो हम गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है ना, जो हमारे लिए गवर्नमेंट ले रही है, हम इसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखें, इसके लिए हमें ये जो अधिकार है वह होने चाहिए। तो यहाँ पर ये काइंड ऑफ राइट्स हो गए और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। क्लियर? अब हम आगे चलेंगे और लास्ट देखेंगे कि आखिर किस तरीके से जो अधिकार है ये हमारे लिए जिम्मेदारियां भी लेकर आते हैं। अब देखो कल से जो आपकी मतलब नेक्स्ट जब क्लास होगी बच्चों, तो इसमें इस क्वेश्चन के कुछ जो क्वेश्चंस हैं इस आज के चैप्टर के, इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस मैं क्लास के पहले ही सॉल्व करवाऊंगी, ताकि आप सभी जो है वह रिवाइज भी साथ साथ में हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जल्दी से एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि हमने पॉलिटिकल राइट्स की बात कर ली, तो यहाँ पर सिटीजन्स को, जैसे कि हम इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, ठीक है, राइट टू वोट की बात करेंगे, इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करेंगे। तो ये सारी बातें जो है ये काफी जरूरी हैं पॉलिटिकल राइट्स में, हमें ये सब मिल गया। कलेक्टिवली सिविल लिबर्टीज एंड पॉलिटिकल राइट्स फ्रॉम द बेसिक ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कलेक्टिवली नागरिक अधिकार है और जो पॉलिटिकल राइट्स है, ये नींव है एक तरह से किसी भी डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ये प्रोटेक्ट करेंगे, ये क्या प्रोटेक्ट करेंगे कि जो गवर्नमेंट है वह अकाउंटेबल हो लोगों के लिए, गिविंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू द कंसर्न ऑफ द इंडिविजुअल ओवर दैट द रूलर्स एंड इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सन हैव एन अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो देखो बच्चों इसमें इस लाइन में ये कहा गया है, आपसे ये बताया गया कि एक जो नागरिक है ना उसके कंसर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओवर द स्टेट। एक राज्य से ऊपर कंसर्न रखे जाते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। राज्य की जो बातें हैं वो बाद में आएगी, एक नागरिक के अधिकारों की बात पहले की जाएगी, और इसलिए हमारे लिए जो पॉलिटिकल राइट्स है वह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब हमने इकोनॉमिक राइट्स की बात की कि देखो हमें केवल पॉलिटिकल राइट्स से कुछ नहीं होने वाला, हमें खाना भी चाहिए, हमें शेल्टर भी चाहिए, हमें क्लॉथिंग, हेल्थ, इसेंशियल पार्ट्स चाहिए। अब जानते हो उसके पीछे कारण ये है बच्चों कि एक व्यक्ति जो कि फुटपाथ पे रह रहा है, जिसको होश नहीं है अपने खाने का, जिसको होश नहीं है कि वह कहाँ रह रहा है इस ठंड में, तो यहाँ पर इस तरीके से वह क्या राजनीतिक भागीदारी करेगा, इसके लिए जरूरी है कि वह पहले उसकी मिनिमम जो बेसिक नीड्स है वह पूरी हो सके। इसके लिए इकोनॉमिक राइट्स भी काफी जरूरी है, इसके लिए आपको जो सिविल लिबर्टीज है वह भी काफी जरूरी है ना। तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर बिगिनिंग टू प्रोवाइड इकोनॉमिक राइट्स। In some countries, citizens, particularly those who low incomes, receive housing and medical facilities from the state. तो राज्य जो है वह इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि ये सारी चीजें एक नागरिकों को मिनिमम चीजें प्रोवाइड करने से, हमारे फ्री राशन की बात करें, बीपीएल कार्ड जो वाले हैं उसको एक 3 या 4 रुपए किलो गेहूं या चावल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है वे यही बताते हैं सरकार का दायित्व है कि वह फ्री में अनाज उन लोगों को मुहैया करा दे। अब उसमें जो भ्रष्टाचार है, बाकी सारे लूप होल्स है, वो बात की बात है, वो मूल्यांकन वाला पार्ट है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि क्या एक राज्य का कर्तव्य है कि वह मिनिमम जो नीड्स है वह दे सके नागरिकों को, डेफिनेटली है, बिल्कुल है ना, प्राइमरी ड्यूटी है इसकी। चलिए अब नेक्स्ट हमने कल्चरल हम राइट्स की बात करें, तो मोर एंड मोर डेमोक्रेसीज आर रिकॉग्नाइज द कल्चरल क्लेम्स एंड देयर सिटीजंस। अगर हम अलग अलग देशों की बात करें और ज्यादा डेमोक्राइज होने के लिए वह अपने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है वह नागरिकों को देती है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि अपनी मदर टंग को प्रमोट करने के लिए और अपनी मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन हासिल करने का जो अधिकार है, लोगों का अधिकार है, उसको कल्चरल राइट्स हो गए। अब हम आगे चलेंगे राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इसके पहले हमने जो कांट है इनकी थ्योरी पढ़ ली। ठीक है, कांट की थ्योरी में हमने क्या देखा है, एवरीवन हैज आइदर अ प्राइज और अ डिग्निटी। ये इसको आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है मानव गरिमा की कांट की थ्योरी को आपको पेपर 4 में पूछ लिया जाए, तो जरूरी नहीं है ना कि ये आपको पेपर 2 में ही पूछा जाएगा, पेपर 1 में ही आएगा, ये आपको कहीं और भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, आपको करंट इश्यूज से भी रिलेट करके आपको इसको हेल्प में ले सकते हैं कि मान लीजिए आप डिग्निटी को लेकर कुछ लिख रहे हैं, तब भी आप कांट का ये जो स्टेटमेंट है उसका यूज कर सकते हैं कि मानव जो है उसे मानव होने की गरिमा के नाते उसके साथ एक नैतिकता वाला जो व्यवहार है वह किया जाना चाहिए। क्लियर है? चलो, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, कि जो अधिकार है ना और जिम्मेदारियां जो है वह क्या है, तो इसमें हमें 4 पॉइंट्स जो है वह समझने हैं। सबसे पहला जो पॉइंट इसमें समझने का है वह ये कहता है कि केवल स्टेट के राइट नहीं है, केवल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारी भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। फर्स्ट है इसमें फर्स्ट ये कहता है बच्चों कि जो राइट्स है ना वो एक आदेश, एक ऑब्लिगेशंस जो हो सकते हैं नॉट ओनली फॉर स्टेट, नॉट ओनली फॉर स्टेट। देखो रीडिंग जरूर कर लिया करो क्लास के पहले और क्लास के बाद में। नॉट ओनली फॉर स्टेट बल्कि सभी के लिए, ईच ऑफ अस। और ऐसे कौन से इश्यूज हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि हमें पॉल्यूशन कम करना है, आप फ्री एंड आप क्लीन एयर की बात करते हैं, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करें, लेकिन हमारा उसमें क्या सहयोग है? क्या केवल गवर्नमेंट नीतियां बना दे उससे जो गंगा का पानी है वह साफ हो जाएगा, या सभी को प्रयास करना चाहिए? अगर हमें फॉरेस्ट के लिए गवर्नमेंट नीतियां बनाती कि हमें ग्रीन कवर बढ़ाना है, तो क्या उस ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए केवल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पेड़ लगाए हम सब मिलकर उखाड़ दे? तो यहाँ पर बच्चों ना केवल कुछ ये जो ऑब्लिगेशंस है केवल स्टेट के लिए नहीं है, हम सबके लिए भी है कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करें, है ना। ओजोन लेयर की बात कर ले, वाटर पोल्यूशन की बात करें कि सबका ये दायित्व है, सब इसके लिए कोशिश करें कि जो वाटर एंड एयर है हम उसको पोल्यूशन ना करें। ग्रीन कवर की अगर हम बात करें तो ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए जो फॉरेस्ट है, ट्रीज लगाने का जो काम है वह सबका होना चाहिए, ठीक है। ट्री प्लांटेशन जहां पर भी संभव हो अपना ये जो जिम्मेदारियां हैं वह जरूर निभाएं। तो ये पहली बात हो गई कि ये जो राइट्स है ना वो केवल स्टेट के लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है। तो समथिंग एज बीइंग गुड फॉर ऑल ऑफ अस। तो अगर सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए गुड है जो चीजें, वो कर्तव्य तो इवन हमें निभाने चाहिए ना। तो यहाँ पर राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये हमारा फर्स्ट हुआ। अब हम चलते हैं सेकंड, और सेकंड में हम समझते हैं वही बात कि अगर मेरे अधिकार है तो सामने वाले के भी अधिकार हैं, है ना। तो यहाँ पर सेकंड जो बात आती है राइट्स के साथ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पहली तो ये थी कि सभी का कर्तव्य है, केवल राज्य का नहीं। दूसरी बात यह है कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का भी सम्मान करूं, ठीक है। दे रिक्वायर दैट आई रिस्पेक्ट द राइट ऑफ अदर्स, दैट द रिक्वायर, क्या रिक्वायर है कि यहाँ पर जो दूसरों के राइट्स है आप उसका रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के अधिकारों की भी जो रक्षा है वह करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं राइट टू एक्सप्रेशन की बात करूं, राइट टू एक्सप्रेस की बात करें या फिर हम चॉइस की बात करें, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है, नो डाउट, लेकिन आप एक भीड़ को उकसा के अगर अपने पड़ोसी की हत्या करवा दे तो वो आपका एक्सप्रेशन का अधिकार नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो क्या है, वो आपका अधिकार, वो फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाला भी ठीक वैसा ही करे तब आपके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? तो यहाँ पर अधिकारों के साथ साथ दायित्व भी आते हैं, ना केवल राज्य के बल्कि लोगों के भी। और दूसरी बात है कि आप एक्सप्रेशन के नाम पर, आप अपनी चॉइस के नाम पर कि मेरी चॉइस है कि मैं तो भड़का के दंगे ही करवा के मानूंगी, तो इस तरीके की जो बातें हैं बच्चों, ये आपका राइट नहीं हो सकता, क्योंकि हमें दूसरों के अधिकारों की भी जो रक्षा है वह करनी है। तो यहाँ पर आई कैन नॉट यूज द राइट टू फ्री स्पीच टू इंसाइट अ क्राउड टू किल बाय नेबर, कि यहाँ पर पड़ोसी की हत्या के लिए आप भीड़ को उकसाना ये नहीं कर सकते। तो इसलिए ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है नेबर वाला, ठीक है, कि आप अपने नेबर को किल नहीं करवा सकते लोगों के द्वारा। अब आगे देखो कि यहाँ पर आपके राइट्स के साथ साथ लिमिटेशंस भी तो आ गई, है ना। तो एक सीमा जो है वह तो होनी चाहिए, एक लिमिट जो है वह तो होनी चाहिए ना अधिकारों की। अब चलो तीसरी बात समझते हैं। तीसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर मान लो मेरी भी स्वतंत्रता है, आपकी भी स्वतंत्रता है, सभी के पास अधिकार है ना। तो अगर आपके जो अधिकार हैं वे दूसरे से अगर टकरा रहे हैं तो ऐसे में संतुलन हो जाए और आप अपने अधिकारों को पीछे भी हो सकते हैं। वी मस्ट बैलेंस, आप अपने अधिकारों को कम भी कर सकते हैं। वी मस्ट बैलेंस आवर राइट्स when they come into conflict,
when they come into conflict। ठीक है, आप फ्रीडम, आपको एक्सप्रेशन की फ्रीडम है, ठीक है, यहाँ पे स्पीच की थी, एक्सप्रेस की थी, यहाँ पर भी हम इसी का उदाहरण ले लेते हैं। अगर हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड हमें फोटो खींचने का अधिकार है, लिखना बोलना सभी का अधिकार हो सकता है ना, इसमें अब सबके हाथ में फोन है, फोटोग्राफी का अधिकार है भाई, लेकिन आप किसी की प्राइवेट फोटो लेकर अगर आप इंटरनेट पर डालें और ये कहें कि भाई मेरा तो एक्सप्रेशन का अधिकार है, तुम्हारा नहीं है मेरा है, तो यहाँ पर बच्चों उसका कौन सा अधिकार टकरा गया, यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा आ गया, नहीं आ गया, है ना। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी का इशू आ गया, तो वहां तक आप अपना लिमिट कर लो, वहां पर लिमिट कर लो आप अपने एक्सप्रेशन को कि भाई आपकी बोलने की स्वतंत्रता, आपकी फोटो खींचने की स्वतंत्रता, आपकी इंटरनेट पर डाले, सोशल मीडिया पर अपलोड करने की स्वतंत्रता है, बट अपनी फोटो अपलोड करो, सामने वाले की मत करो। तो यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी जो है ना, राइट टू प्राइवेसी से राइट टू एक्सप्रेशन जो है वह कंफ्लिक्ट हो गया उसके बीच में। तो ऐसे में आपको क्या करना है, वी मस्ट बैलेंस, है ना, एक संतुलन बनाने का जो काम है वह करना है। और चौथी और अंतिम बात है कि अगर एक स्टेट नागरिकों पर प्रतिबंध लगा रही है, उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रही है, तब नागरिकों को विजिलेंट रहना है, सिटीजन्स को विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है कि कहीं वो अनरीजनेबल तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिटीजन्स बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस, citizens must be vigilant about limitation। जैसे कश्मीर में मान लीजिए बार बार लॉकडाउन, इंटरनेट शटडाउन हो रहा है, तो वो जो इंटरनेट शटडाउन है वह किस तरीके से लोगों को परेशान कर सकता है, उनकी स्वतंत्रता का हनन कर सकता है, उनके प्रोफेशन का, उनके जो एजुकेशन है उस चीज को प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो ऐसे में नागरिक जो है उनको अपने ऊपर इस तरीके के प्रतिबंधों के लिए सतर्क रहना होगा। अब फॉर एग्जांपल अगर हम नेशनल सिक्योरिटी की बात करें कि आपको ऐसी इंफॉर्मेशन शत्रु देश को दे रहे हैं अपने एक्सप्रेशन के नाम पर, या फिर बहुत ज्यादा ऐसी गोपनीय जानकारी जिससे हमारी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी, आप वो चीज अपलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में कोशिश क्या की जाएगी कि आपकी वहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोका जाए। लेकिन इसके नाम पर अगर राज्य जो है वह निरंकुश हो जाए, राज्य जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एकदम निरंकुश हो जाए, है ना, तो ये किसी न किसी एक कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट तो आएगा ना कि एट उस पॉइंट पर जाकर ये खतरा हो गया, तो कब राष्ट्र की जो सुरक्षा है वह आपके लिए खतरा हो गई, आपके लिए स्वतंत्रता के लिए खतरा हो जाए, बन जाए, नहीं कह सकते। और यही एक कारण है कि एक लोकतंत्र में विजिलेंट जो सिटीजन्स है ना, वो जरूर होने चाहिए, सतर्क नागरिक रहे। तो यहाँ पर सिक्योरिटी एट अ पॉइंट अगर आपको थ्रेट बन जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कि हमें किसी पर संदेह है, हम उसके फोन कॉल्स को टैप कर लें, ठीक है, हम उसके मेल्स चेक कर लें, तो ये अधिकार जो है वो उसकी राइट टू प्राइवेसी तो ठीक है, लेकिन ये अधिकार कब उसके लिए प्रॉब्लम बन गया, आपने नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हो सकता है इस फोन से जो है धमकी है वह दी गई होगी, कहीं पर किसी ने विस्फोटक की धमकी दे दी है ना, कि कहीं पर बम लगाने की धमकी दे दी, और इस नाम पर आपने एक बहुत बड़े समूह में जो लोग हैं उन सभी के फोन टैप आप करने लग जाओ। तो यहाँ पर इस तरह के जो अधिकार हैं, जो राज्य इस तरह के जो नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो इश्यूज कर रहा है, जो लिमिटेशंस लगा रहा है, वे कितने उचित हैं, कितने रीजनेबल हैं, इसके लिए जो लोग हैं उन्हें, सिटीजन्स जो है उन्हें सतर्क रहना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सतर्कता की बात कर ली। अब देखो चार कौन कौन से पॉइंट हमने देखे। एक जगह हमने बात की शुरुआत में कि ये जो आदेश हैं, ठीक है, वह राज्य के साथ साथ हमारे भी है, हमारे भी कुछ है। दूसरी बात हमने की कि हमें दूसरों के जो अधिकार है उसकी भी रक्षा करनी है, ठीक है, जो दूसरों के अधिकार है उसका भी हमें सम्मान करना है। तीसरी बात हमने इसमें देखी कि हमें संतुलन बनाना है, जब टकराव हो जाए उसमें संतुलन बनाना। चौथी बात हमने देखी कि जो लिमिटेशंस है ना उनके लिए सतर्क रहना है, सतर्क रहना है हमें उन सीमाओं के लिए, हमें प्रतिबंधों के लिए जो राज्य हम पर लगा रहा है। तो ये चार बातें बच्चों हमने यहाँ पर समझी, समझ में आया। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब मान लीजिए आपको अगर आंसर राइटिंग के लिए कुछ आता है तो आप लिख लेंगे बैलेंस, वी मस्ट बैलेंस, है ना, एंड सिटीजन मस्ट बी विजिलेंट। तो ये चार बातें हमारे लिए हो गई।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार चलो रीडिंग कर लेते हैं। राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट्स नॉट ओनली प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन द स्टेट टू एक्ट इन सर्टेन वे बट दे आल्सो प्लेस ऑब्लिगेशंस अपॉन ईच ऑफ अस। हम सबके भी कुछ ना कुछ कर्तव्य जो है वह निर्धारित किए गए हैं। फर्स्टली दे कंपेल अस टू थिंक जस्ट आवर ओन पर्सनल नीड एंड इंटरेस्ट बट टू डिफेंड समथिंग, जो हम अपने जो व्यक्तिगत हित हैं, है ना, उन सभी स्वार्थों से ऊपर। जैसे कि अगर हम आज दोहन की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात क्यों की जा रही है बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जो कॉन्सेप्ट है सतत विकास की, आज जो डेवलपमेंट है वह कल भी होता रहे, ठीक है, और हमारे लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वह आने वाली पीढ़ियों को भी हो। हमारे लिए जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स को भी हो सके। तो इसके लिए हमें इसका बहुत अंधाधुंध जो दोहन है वह नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये विकास का एक कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये इसी पर है कि ऐसा थोड़ी कि आपका अधिकार है तो आप सारी चीजों को आज ही खत्म कर दो, ठीक है। Secondly, they require that an individual respect the right of other. An individual say that the must be given the right to express my view. He must also grant the same right to other. अगर आप ये कहते हैं कि आपके ओपिनियन, आपकी व्यूज का जो राइट है ना, वो आपका है, तो बाकी लोगों का भी ये अधिकार है, तो ये आपका रिक्वायर है। थर्ड है बैलेंस आर राइट व्हेन दे कम इनटू कन्फ्लिक्ट। आपको बैलेंस करना होगा उन राइट्स को और कन्फ्लिक्ट बनते। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी की पर्सनल जो पिक्चर्स हैं वह आप इंटरनेट पर अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है ना। फोर्थ है सिटीजंस मस्ट बी विजिलेंट अबाउट लिमिटेशंस व्हिच मे प्लेस एज द on their rights. A currently debated topic concern the increased restrictions which may government are imposing the civil liberties of citizens on the ground of national security. तो अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आप थोप रहे हैं नागरिक स्वतंत्रता पर कुछ ऐसे प्रतिबंध, तो यहाँ पर नागरिकों को उनके लिए जो विजिलेंट है वह काफी होना पड़ जाएगा। तो तभी जाके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ये अधिकारों की व्याख्या जो है वह की गई है। तो अब कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, आपको दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट आपको उसमें दिख जाएगा बच्चों पीडीएफ में। व्हाट आर द राइट है ना, व्हाई दे इंपॉर्टेंट एंड व्हाई दे इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को लिखिएगा, व्हाई दे इंपॉर्टेंट। एंड ये भी आपको याद रखना है कि व्हाट आर जो इसके बेसिस है ना क्लेम करने के, वो क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने बात की थी, सोसाइटी रिकॉग्नाइज करे, लॉ जो है वह सैंक्शन करे, रीजनेबल हो, तो ये सारी बातें। तो आपको क्या लिखना है कि राइट्स जो है वह क्या है, ठीक है, उसको लिखिएगा। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट जो है वह तभी होगा एक सोसाइटी में रहकर जब हमें कुछ अधिकार दिए जाए, और ये जो अधिकार है वह सफिशिएंट होने चाहिए, इवन मिनिमम तो हो, ठीक है, मिनिमम तो हो। तो यहाँ पर ये कुछ बातें हैं, आप इनको लिखने की कोशिश कीजिएगा। अधिकारों क्या क्या प्रकार है, किस तरीके से इनको। तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमने बात की, काइंड ऑफ राइट की हमने बात की, लीगल राइट एंड स्टेट की बात की, है ना, ह्यूमन डिग्निटी की जो कांट की डेफिनेशन थी, इस कॉन्सेप्ट की हमने बात की। शुरुआत में हमने समझा राइट क्या है, ठीक है। कुछ और बातें हमने राइट को लेकर की। तो और स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, फॉर एग्जांपल व्हील ऑफ इग्नोरेंस। और अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बच्चों सिटीजनशिप की। तो सभी स्टूडेंट जो अब तक आपने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कीजिए। नोट्स नहीं बना रहे हैं तो प्लीज़ नए साल से नोट्स बनाने लगो। अच्छी हैबिट्स है, अच्छी हैबिट्स को डेवलप आपको करना चाहिए, ठीक है। और समय समय पर रिवीजन अपना जो है वह करते रहो। अपना पूरे एक शेड्यूल जो है वह बना लो पढ़ने के लिए कि आपको 5 आवर देने हैं, 6 आवर देने अपनी सेल्फ स्टडी। लेकिन सेल्फ स्टडी में याद रखना, कभी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस का जो टाइम उसको मत जोड़ना। उसके अलावा जो आपने टाइम दिया वो आपकी सेल्फ स्टडी का टाइम। मान लीजिए आपने ये 2 घंटे का वीडियो देखा, ठीक है, 1.5 घंटे का वीडियो देखा, आप इसको काउंट ही मत करो, ये काउंट नहीं होगा। उसके बाद जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो उस चीज को याद करने के लिए, है ना, बार बार उसको मेमोराइज करने के लिए, उसके यूज के लिए कि क्या आप प्रीलिम्स के लिए यूज करोगे इसका, क्या मेंस के लिए, तो वो सारी चीजें जो सोचने की प्रोसेस है, वो जो थॉट प्रोसेस बच्चों वो आपकी है ना। तो यहाँ पर ये बात आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठानी है कि आज जो हमने जो राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की ना, तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात की कि अगर आपने अपने लिए यूपीएससी जैसे एक टफ एग्जाम को चुन लिया है, आप कैसे एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। आपने जो ड्रीम देखे उसको कोई और दूसरा आपके लिए पूरे नहीं करेगा।
आपके जो ड्रीम है उसको पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी अपनी है, ना कि किसी और की। कोई टीचर, कोई ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, इवन खुद एक आईएएस मिलकर अपने आईएएस आपको नहीं बना सकता, ठीक है। यूपीएससी क्रैक जो ऑलरेडी कर चुका है, जरूरी नहीं वो कुछ टिप्स दे सकता, कुछ इनसाइट्स दे सकता है, यार ऐसे नहीं ऐसे कर लो। फाइनली पता आपको भी है कि आपको साल भर पढ़ना है, वो साथ में आपके बैठ के नहीं पढ़ने वाला। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी कि अगर आपने लिए इतना टफ जॉब एंड अगर आपने अपने लिए यूपीएससी का जो सपना है वह बनाया, तो एक निरंतर, एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको एकदम फोकस्ड वे में चलना है और इसको अचीव करने के लिए कोशिश करना है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी के साथ बच्चों पढ़ते रहिए, ठीक है। मोटिवेशन जो है वह अपना एकदम बाहर से कम और अंदर से ज्यादा लाओ मोटिवेशन को। सेल्फ स्टीम बहुत जरूरी है। बाहर का मोटिवेशन तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 1 दिन में खत्म हो जाएगा, एक ही दिन 10 घंटे पढ़ पाओगे। लेकिन यूपीएससी की जर्नी तो बहुत बड़ी है ना, 365 दिन पढ़ना है, केवल आज थोड़ी पढ़ना है, 365 दिन पढ़ना है। तो उसमें अप्स एंड डाउन्स आपके आएंगे, जिगजैग वाली लाइन आपकी डेफिनेटली बनेगी। सक्सेस की रेखा कभी सीधी नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज को। तो जब आपके अप्स हो डाउन्स हो, उन चीजों में आपको एकदम बैलेंस बना के अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको फोकस करते रहना, हार्ड वर्क करते रहिए एंड कंसिस्टेंसी के साथ जुड़े रहें। बुनियाद बैचेस के जो सारे क्लासेस है सारे आपके लिए यूजफुल है। ऐसा यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एंड मेंस को लेकर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें रहती है उसी हम डिस्कस करते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करते हैं। तो जुड़े रहिए, नोट्स आप सभी को प्रोवाइड किए जाते हैं पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पर, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।